हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं प्रियंका रोहिला। आज आप सभी के लिए लेके आए हैं हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ हम ले स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, वो हम करवाएंगे। और सिर्फ इतना करने से ही आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। तो दिल्ली थ्रू द एजिस, ह्यूगो से दिल्ली, ये वाले सब्जेक्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम देखेंगे विद आंसर्स। तो ये आपका इसका सिलेबस है इस बुक का, जिसमें अतीत के बारे में बताया गया है, दिल्ली के पुरातत्व और इतिहास के बारे में, दिल्ली शहर के शहरी बस्तियों के बारे में, जिसमें महरौली, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, जिसमें 13वीं और 14वीं सदी के बीच में कैसे कैसे इनका प्रशासन, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास रहा है। साथ ही साथ शुरुआत में शाहजहानाबाद की संस्कृति, साहित्य और दिल्ली कॉलेजों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद 1857 में दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था और फिर जो विजय हुई उसके बारे में बताया गया। फिर दिल्ली को जब नई शाही राजधानी बनाया गया है उसके बारे में एक चैप्टर आपको दिया गया है। फिर 1947 में दिल्ली का जो विभाजन हुआ उसके बाद जितना भी जो वहाँ का सिनेरियो रहा उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही दिल्ली की आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो उसका संगीत और शिल्प कारीगर है उसके बारे में बताया गया है। तो ये इस बुक से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है और ये उसका सिलेबस है। तो इसमें इन चैप्टर्स में से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दिल्ली के इतिहास लेखन के विभिन्न स्रोतों की चर्चा करें। तो अगर आपके पेपर में दिल्ली के इतिहास लेखन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप ये वाला जो कंटेंट होगा उसमें आप पुटअप कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, आंसर लिखने के लिए आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा अपने एग्ज़ाम में, कि आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखना, ना कि पैराग्राफ में। क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने में क्या होता है कि जो चेक करने वाला टीचर होता है उसको एक तो अच्छा फॉर्मेट दिखता है और आपके जो लिखा हुआ जितना भी कंटेंट होता है वो मतलब कि काफ़ी स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, तो आपको उसके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे मिलेंगे। पैराग्राफ में सब कुछ काफ़ी मिक्स हो जाता है तो इतने अच्छे से क्वालिटी नहीं दिखती है। ठीक है, क्वांटिटी तो दिखती है, क्वालिटी नहीं दिखती है। तो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा और अपने आंसर्स मतलब पॉइंट जब बनाते हैं तो उसमें एक हेडिंग आप देखना कि कोई हेडिंग बन सके। तो हेडिंग लिखने के बाद पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखना, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं हम कि दिल्ली इतिहास लेखन के विभिन्न स्रोत क्या क्या रहे हैं। दिल्ली का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है और विभिन्न स्रोतों का अध्ययन आवश्यक है दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए, जिसमें जो मुख्य स्रोत है हमारे वो हैं साहित्यिक, पुरातात्विक और शिलालेखीय। साथ ही साथ मुद्रात्मक हमने देखे और स्थापत्य कला और मौखिक परंपराओं को भी इसमें शामिल किया गया है। और सभी स्रोत जो हैं ये दिल्ली के ऐतिहासिक विकास को गहराई से समझने में सहायक हैं आपके। फर्स्ट हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। तो साहित्यिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। जो पुराने लेखक वगैरह हुए हैं उनके द्वारा अगर कुछ लिखा गया है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, तो अलग अलग तौर पे वहाँ की स्थितियों का वर्णन किया गया है इतिहासकारों द्वारा, वो सब हम साहित्यिक स्रोतों में जानते हैं। जिसमें कवि आते हैं, यात्री आते हैं और समकालीन लेखक कुछ आते हैं जिनके द्वारा ग्रंथ रचित किए गए थे दिल्ली के इतिहास को लेकर। सबसे फर्स्ट आता है आपका तबकाते नासिरी। तो मिन्हाज उस सिराज नाम के एक लेखक हुए हैं, उनके द्वारा 1260 ईस्वी में तबकात नासरी लिखी गई थी। और यह ग्रंथ कैसा है, इस्लाम धर्म से संबंधित है, जो इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल तक की घटनाओं का वर्णन करता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मुग़ल काल से पहले का जो हमारा टाइम पीरियड रहा है दिल्ली में, वो सल्तनत काल के राजाओं का रहा है, शासकों का रहा है। तो उनके अंतर्गत कैसी रही दिल्ली, उसके बारे में घटनाओं का जो वर्णन है वो हमें तबकात नासरी पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट आती है आपकी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 1357 ईस्वी में लिखी गई थी और यह ग्रंथ इल्तुतमिश से लेके फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल तक की घटनाओं का विवरण करता है। तो जो आपका इल्तुतमिश है वो आपका गुलाम
गुलाम डायनेस्टी जो थी आपकी उससे रिलेटेड था, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन जो है हमें वो तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है दिल्ली को लेकर। नेक्स्ट है आपका असर उस सनादीद। तो सैयद अहमद खान के द्वारा 1847 में ये लिखा गया ग्रंथ और दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे डेट्स मेंशन कर दी हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप डेट्स को इंक्लूड करें अपने कंटेंट में। आप सिंपली आंसर को लिखेंगे, 2-4 नाम उसमें ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होगा। तो अगर हो सके तो इन नामों को आप याद कर लेना, बाकी डेट्स वगैरह को याद करने का कोई इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर। उनकी जो वीरता है उसकी गाथा हमें इसमें मिलती है और दिल्ली के इतिहास को समझने में सहायक होती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब पृथ्वीराज चौहान जी ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी दिल्ली के भौतिक प्रमाणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम इनको, जिसमें स्थापत्य कला आती है, आपकी मूर्ति कला आती है, मूर्तियाँ आती हैं, शिलालेख आते हैं, और खुदाई से जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं वो सब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका कुतुब मीनार। तो ये जो है विश्व धरोहर है और दिल्ली में स्थापित है आपका, और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही इसको बनाया गया था। एक सम्राट था गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही क्या करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था, और इसका जो पूरा करवाया गया बाद में वो इसका दामाद था इल्तुतमिश, उनके द्वारा पूरा करवाया गया था इसको। और ये जो मीनार है इस्लामी शासन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है इसको। नेक्स्ट आता है आपका लौह स्तंभ। तो महरौली में आप सभी को पता होगा कि गुप्त काल की धातु विज्ञान की उन्नति को दर्शाता है ये। तो गुप्त काल के टाइम पर जो ये लौह स्तंभ बनाया गया था ये इतनी उच्च कोटि का बनाया गया है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का इसमें लोहा यूज़ किया गया। ये 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और स्थापित करवाया गया था। एक जंग प्रतिरोधक विशेषता वाला है ये, और वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित करता है कि क्या ऐसे क्वालिटीज़ में या कौन सी ऐसी धातुएं लोगों के साथ मिलाई गई कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। नेक्स्ट आता है आपका लाल किला। तो मुगल काल की स्थापत्य कला का प्रतीक है ये। जैसे सल्तनत काल का कुतुब मीनार है, ऐसे ही आपका जो मुगल काल का है वो लाल किला को इम्पोर्टेंट माना जाता है, उस टाइम का प्रतीक माना जाता है उनका। तो यह किला दिल्ली के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका जो निर्माण है 1639 से 1648 के बीच हुआ था और शाहजहाँ के द्वारा इसको बनवाया गया था, जो मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट आपका जो पुरातात्विक स्रोत है इसके अंतर्गत आता है आपका फिरोज शाह कोटला। तो 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, ये भी सल्तनत काल का सम्राट रहा है, उनके द्वारा निर्मित यह किला अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक अशोक स्तंभ भी स्थापित करवाया गया था, बाद में यहाँ पे उसको मंगवाया गया था, पहले से नहीं था वो, आपका मेरठ से लेके आया गया अशोक स्तंभ और यहाँ पे रखवाया गया उसको बाद में, जिसे हरियाणा से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। और यह स्थल दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके शिलालेख और सिक्के। तो शिलालेख और सिक्कों की जो जानकारी है वो शासकों की जानकारी भी उससे प्राप्त होती है, क्योंकि कोई भी कॉइन वगैरह जो बनाए जाते थे, चाहे इस शेप के रहे हो चाहे इस शेप में रहे हो, वो आपके उसके ऊपर राजा का नाम होता था, और जहाँ पे वो कॉइन बनाए टकसाल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका नाम होता था। कई बार हमें सन वगैरह भी देखने को मिलती थी उसके ऊपर, और साथ ही साथ कई बार राजा की प्रशंसा में भी कुछ शब्द वहाँ पे लिखे रहते थे। तो हमें शासकों की जानकारी मिलती है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। देख के ये पता लगता है सिक्कों को कि अगर उस पर फारसी में कुछ लिखा हुआ है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस्लाम काल के हैं। अगर वहाँ पे कुछ संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है तो हम मानते हैं कि वो हिंदू धर्म का हो सकता है, सनातन संस्कृति का हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग आर्थिक स्थिति भी समझने को मिलती है हमें कॉइन से, क्योंकि कॉइन किस धातु के बने हुए हैं ये भी अपने आप में महत्व रखता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि गुप्त काल के टाइम पे सोने के सिक्के देखने को मिले, तो हमें पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी उन्नत थी कि उन लोगों ने सोने के सिक्के चलवाए। और बाद में जैसे जैसे धातु की कमी पड़ने लगी वैसे वैसे धातु के जो सिक्के हैं वो चमड़े का भी रूप ले लेंगे। कई बार चमड़े के सिक्के भी चलाए गए। बाद में अब आपने देखा होगा कि कागज़ की करेंसी चलती है। तो अलग अलग आर्थिक स्थिति को समझने में सहायक है।
ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब तो वो रिप्रेजेंटेबल जो नोट है आपके वो चलते हैं कि उनकी जो क्वालिटी है वो ऊपर रखी गई है, नोट के कीमत के बराबर नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि जो सिक्के वगैरह बनाए जाते थे वो उतने ही मानक बराबर माने जाते थे जितना कि उस कॉइन के अंदर धातु लगाई गई है, ठीक है, उसके बराबर इसकी कीमत आंकी जाती थी। तो हम देखते हैं कि जो शिलालेख हैं, जैसे कि अशोक के स्तंभ लेख हैं या सुल्तान और मुगल काल के शिलालेख शासकों की जानकारी देखते हैं। जैसे कि लौह स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा गया है। शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है हमें, ठीक है। जो लोहे का स्तंभ है ये जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, इसमें ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा हुआ है एक शिलालेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी देता है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सिक्के। तो विभिन्न कालों में सिक्के आर्थिक स्थिति और शासकों की नीतियों को दर्शाते हैं। जैसे मुगल काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जाते थे और जिन पर शासकों के नाम होते थे, उनकी उपाधियाँ भी लिखी होती थी और जो उस समय की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे, हमारा जो फोर्थ टॉपिक है ये है स्थापत्य कला के बारे में, कि दिल्ली में स्थापत्य कला ने कैसे योगदान दिया दिल्ली के इतिहास को समझने में। तो विभिन्न कालों में स्थापत्य स्मारक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे आपका जामा मस्जिद, ठीक है, तो मुगल काल की धार्मिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। इसका निर्माण भी शाहजहाँ द्वारा 1656 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट आता है आपका हुमायूं का मकबरा, जो मुगल स्थापत्य कला से ही संबंधित है, जिसका निर्माण 1570 में हुमायूं की जो विधवा हमीदा बानो बेगम थी इनके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता है आपका बड़ा गुम्बद, जो आपका लोधी गार्डन में स्थित है, आप सभी ने देखा भी होगा। और ये स्मारक जो है सिकंदर लोधी के शासनकाल में निर्मित हुआ था, जो सल्तनत काल से संबंधित है आपका, ठीक है। और ये दिल्ली में पूर्ण गुम्बद के उदाहरणों में से एक है। नेक्स्ट आती है आपकी मौखिक परंपराएं। तो मौखिक परंपराओं के माध्यम से कहानियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से भी हमें काफ़ी सारे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो लोक कथाएँ हो गई या किंवदंतियाँ, मतलब सुनी हुई या अनसुनी कहानियाँ या मौखिक परंपराएं, इसके माध्यम से भी जन सामान्य के द्वारा हमें वहाँ के इतिहास को समझने में सहायक होती हैं ये सब। जैसे मेहरौली के लौह स्तंभ से जुड़ी किंवदंती है कि यदि कोई व्यक्ति इसे पीछे से हाथ लगाकर अपनी भुजाओं से घेर लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ठीक है। अगर मतलब कोई व्यक्ति उस पूरे स्तंभ को अपने पूरे हाथों में ले ले तो कहते हैं कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी उसको हाथ में लेके। इस प्रकार की परंपराएं न केवल ऐतिहासिक स्थलों की प्रति जनसामान्य की आस्था को दर्शाती है, बल्कि उन स्थलों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करती हैं, ठीक है। तो ये सब जितनी भी आपके पॉइंट्स थे ये आपके स्थापत्य कला हो गया चाहे वास्तुकला हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट रहा है आपके दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए, ठीक है। जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात की, साहित्यिक स्रोतों की बात की और साथ ही साथ आपका शिलालेख और सिक्कों के बारे में देखा, स्थापत्य कला के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन आवश्यक है। साहित्यिक स्रोत घटनाओं का वर्णन करते हैं, जबकि आपके पुरातात्विक स्रोत क्या करते हैं, भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। शिलालेख, सिक्के, स्थापत्य कला, मौखिक परंपराएं इतिहास को व्यापक दृष्टिकोण से समझने में मदद करते हैं और इन सभी स्रोतों के माध्यम से हम दिल्ली के समृद्ध और विविधतापूर्ण इतिहास को गहराई से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर का फॉर्मेट है, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना और अच्छे से आंसर्स को लिख के आना। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अशोक स्तंभ और मेहरौली के लौह स्तंभ के संदर्भ में प्राचीन स्मारकों की पुनर्व्याख्या पर चर्चा करें, ठीक है। अगर ये अलग अलग भी आ जाते हैं आपके टॉपिक पेपर में, जैसे अशोक स्तंभ के बारे में कोई नोट लिखने को आ जाता है या मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में कुछ लिखने को आ जाता है, तो उसमें भी इस कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्राचीन स्मारक केवल अपने अतीत के मूक अवशेष नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो आपके प्राचीन स्मारकें होती हैं, इमारतें होती हैं, वो मूक अवशेष नहीं होते हैं, बल्कि अपने अतीत के बारे में खुद बताते हैं, बल्कि समय के साथ उनकी व्याख्याएं भी बदलती रहती हैं। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में सत्ता, विचारधारा और सांस्कृतिक समझ के परिवर्तन के साथ इन स्मारकों को नए अर्थ दिए जाते हैं। माना कि कोई एक स्मारक है जिसको किसी राजा के काल में बनवाया गया, ठीक है, और वो एक हिंदू राजा था, तो उस जगह की जो व्याख्या की जाएगी उस हिंदू राजा के हिसाब से की जाएगी। लेकिन वहीं अगर बाद में वहाँ पर कोई इस्लामी शासक शासन करने लग जाए
तो उसके जो व्याख्या होगी वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वो उसमें थोड़ा सा चेंज करके इसको अलग तरीके का बना दे, ठीक है, तो उसकी व्याख्या भी वहाँ चेंज हो जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि जो प्राचीन स्मारक होते हैं वो मूक अवशेष नहीं होते हैं, टाइम पीरियड के साथ वो उनकी व्याख्याएँ भी चेंज होती रहती हैं साथ साथ में। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में सत्ता और विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है, और उसकी वजह से जो उसकी सांस्कृतिक समझ है उसमें भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अशोक स्तंभ और मेहरौली का लौह स्तंभ इसके उदाहरण हैं, और कैसे उनके मूल संदर्भ से हटकर उनकी पुनर्व्याख्या की गई है उनके बारे में हम देखते हैं। तो अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं, जो मौर्य काल के टाइम पीरियड से बना हुआ है और 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसको बनाया गया था। तो सम्राट अशोक ने स्तंभों को अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों और व्यापार मार्गों पर स्थापित करवाया था, ठीक है। तो अशोक स्तंभ काफ़ी सारे बनवाए गए थे राजा अशोक के द्वारा, जिनके ऊपर अलग अलग मतलब महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि व्यापार मार्गों पर स्थापित किया गया था, जिससे कि पता चले कि ये जो मार्ग है ये मौर्य काल के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड्स वगैरह बनवाए जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे बैनर्स लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, या फिर कुछ अलग से नेम प्लेट लगा दी जाती है जिसने वो बनवाया होता है उनके द्वारा, तो वो प्रतिबिंबित करती है कि ये किसने बनवाया है, इस तरीके से। तो इन पर अशोक के धम्म, नैतिक आचार संहिता के सिद्धांतों और प्रशासनिक आदेशों को उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही साथ जो ये अशोक स्तंभ बनवाया गया था, तो ये किससे रिलेटेड था? अशोक के धम्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो अशोक का जो ये धम्म था ये कोई धर्म नहीं था, ये था नैतिक आचार संहिता। मतलब कि इस धम्म के अंतर्गत अशोक ऐसी बातों को रखता है जो सभी धर्मों और सभी जातियों के अंदर कॉमन मिलती है, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, या कमज़ोरों को परेशान नहीं करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, लाचारों की मदद करनी चाहिए, पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब अशोक के धम्म के अंतर्गत आता है, और इन्हीं को उन्होंने क्या किया, अपने इन आदेशों को उन अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण भी करवाया, खुदवाया भी, ठीक है। और जो ये अशोक स्तंभ थे, इनको लगवाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनता को नैतिकता का पालन करवाना, सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना सिखाना, और जन कल्याण के प्रति जागरूक करना। जो ये स्तंभ है, इनके शीर्ष पर, इनके ऊपर आपको सिंह, हाथी, बैल आदि पशुओं की आकृतियाँ भी मिलती हैं, और जिनके अपने प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। जैसे कि जो सिंह है आपके, वो बुद्ध के शाक्य वंश या शाही शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका अशोक स्तंभ है, इसके ऊपर एक पशु की मूर्ति भी हमें देखने को मिलती है। अगर ये सिंह की मूर्ति है तो इनको बुद्ध से रिलेट किया गया है कि ये बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है, या उनके जो वंश था शाक्य वंश, उससे रिलेटेड है। ये स्तंभ अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार की उनकी आकांक्षाओं को भी दर्शाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लोगों को मरते हुए देखा, तो उनके अंदर पश्चाताप की भावना जगी, और फिर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया और उसमें ही आस्था में रखने लगे, और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार भी करने लगे साथ में। नेक्स्ट आता है आपका मध्ययुगीन व्याख्या, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो मध्य युग के अंतर्गत कैसे ये सब रहा, तो 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो थे फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा, मतलब हरियाणा को पहले टोपरा कहा जाता था, से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले आंसर में भी मैंने आपको बताया था कि मेरठ और टोपरा से, हरियाणा से लाए गए थे 2 अशोक स्तंभ, और दिल्ली में उनको रखवाया गया, जो उन्होंने अपने महल, मतलब फिरोज शाह तुगलक का जो महल था, फिरोज शाह कोटला जिसे हम बोलते हैं, और शिकारगाह में स्थापित करवाया गया था उनको। फिरोज शाह के लिए इन स्तंभों का मूल क्या था कि बौद्ध और मौर्यकालीन अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं था उनके लिए। उसने इन प्राचीन संरचनाओं को अपनी शक्ति, प्रभुत्व और अपने पूर्ववर्तियों की विरासत पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित किया। जैसा कि हमने देखा कि जैसे जैसे सत्ता में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे जो स्मारक होते हैं उनके जो व्याख्याएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही देखने को मिल रहा है कि वो जो स्तंभ थे वो थे तो बौद्ध से संबंधित और बनवाए गए मौर्य काल में, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक ने उनको अपने टाइम पीरियड पे दिल्ली मंगवा लिया और अपने महल में, अपने शिकारगाह में स्थापित करवा दिया, तो हम देखते हैं कि उस स्मारक की व्याख्या जो है वो चेंज हो गई। वो फिरोज शाह तुगलक के नाम से जाने लगा, उसकी शक्ति और प्रभुत्व का जो है वो प्रतीक बन गया, ठीक है। तो उसके दरबारी इतिहासकार एक है शम्स-ए-सिराज अफीफ
ने इन स्तंभों को दिल्ली लाने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण, तो इसको एक राजकीय घटना माना गया, महत्वपूर्ण राजकीय घटना माना गया है इसको, कि उन स्तंभों को यहाँ पे मंगवा के अलग शासक के तौर पे, अलग स्थान के तौर पे स्थापित किया गया। तो इस प्रकार जो अशोक स्तंभ कभी धर्म के प्रचारक होते थे, धर्म के प्रचारक, ना कि धर्म के प्रचारक, ठीक है, नैतिक मूल्यों के प्रचारक थे, वो अब क्या हो गए, तुर्क सुल्तान की शाही शक्ति और विजय के प्रदर्शन का हिस्सा बन गए थे। उनके जो मूल शिलालेखों को उस समय पढ़ा या समझा नहीं जा सका था, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मी लिपि को मतलब इतिहासकार नहीं पढ़ पाए थे, जिससे उनकी व्याख्या के लिए और भी गुंजाइश बन गई थी, ठीक है। फिर आती है आधुनिक पुनः व्याख्या। स्वतंत्र भारत के स्थान पे, मतलब अगर हम अब के टाइम पीरियड पे देखें अशोक स्तंभ की व्याख्या तो कैसी की गई है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है अब, और अब ये सिंह जो है वो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक हो गया है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ के ऊपर जो सिंह की प्रतिमा बनी हुई है, ये पहले ये मौर्य काल का प्रतीक थी, ठीक है। उसके बाद जब इसको दिल्ली में स्थापित करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो ये सुल्तान की शक्ति का प्रतीक हो गई। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये हमारे क्या है, अशोक स्तंभ को हमारे मतलब कि राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक माना जाता है। और अब ये क्या है, अब हमारे भारत का गौरव है, ये हमारे भारत की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, सत्ता चेंज हुई, टाइम पीरियड में परिवर्तन आया, वैसे वैसे उस स्मारक की जो व्याख्या थी उसमें भी परिवर्तन आ गया। धम्मचक्र जो स्तंभों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थान पाता है। साथ ही साथ जो धम्मचक्र था अशोक का, उसको भी हमने अपने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके केंद्र में स्थान दिया, जो हमारे धर्म, गति और प्रगति का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे धर्म का मतलब भारतीयता है, ठीक है, भारत के प्रति अपनी भारतीयता, हर व्यक्ति क्या है, भारतीय है, ठीक है। तो प्रगति का प्रतीक माना गया है यहाँ पे इसको। साथ ही साथ एक आपका मुंडक उपनिषद है ऋग्वेद से संबंधित, जिसमें एक आपका कोट मिलता है सत्यमेव जयते, जो राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे अंकित किया गया है आपके राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे, और अशोक के सत्य और नैतिकता के संदेशों के साथ जुड़कर एक नया राष्ट्रीय आदर्श भी ये प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार अशोक स्तंभों की पुनर्व्याख्या ने उन्हें प्राचीन साम्राज्यिक प्रतीक से एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के मूल्य और आकांक्षाओं के वाहक के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो एक जो आपका अशोक स्तंभ था, जहाँ वो मौर्य काल से संबंधित था, तीसरी शताब्दी से संबंधित था, वो चलते चलते पहले मुगल काल के, सल्तनत काल के टाइम पे उसकी व्याख्या चेंज हुई, फिर आगे आने वाले जो अब वर्तमान है हमारा, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम भी उसकी व्याख्या और चेंज हो गई। दिखाया गया कि कैसे कैसे अलग अलग सत्ता की आकांक्षाओं ने उसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब हम जानते हैं मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में। तो जो आपका मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये गुप्त काल से संबंधित है, जो 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के टाइम पे बनवाया गया था। और आपका जो ये स्तंभ है, लौह स्तंभ है, ये मध्य प्रदेश में उदयगिरी या मथुरा जैसे किसी स्थान पर एक विष्णु मंदिर के ध्वज, गरुड़ ध्वज के रूप में स्थापित किया हुआ था, ठीक है। इसको पहले गरुड़ ध्वज बोला जाता था लौह स्तंभ को, जो आज मेहरौली के लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इस पर संस्कृत में जो आपकी गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि थी, उसमें एक अभिलेख लिखा हुआ था, जिसमें चंद्र नामक राजा के बारे में वर्णन किया गया था, उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया था, जिसकी पहचान आमतौर पर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उनकी जो उपाधि है विक्रमादित्य से की जाती है। यह स्तंभ उस समय के भारतीय धातुकारों के असाधारण कौशल का प्रमाण भी देता है कि उस टाइम पीरियड पर, इतने पुराने टाइम पीरियड पे जहाँ हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम भी इतने अच्छे धातुकार थे हमारे पास कि उन्होंने अपने नॉलेज के माध्यम से इतना अच्छा धातु को, मतलब अलग उनकी स्पेशलिटी देख के इतने अच्छे से उसको बनाया कि वो अब तक जंग प्रतिरोधी है, अब तक उस पर जंग नहीं आई है, जबकि इसको 1600 वर्ष हो गए हैं खुले में रहते हुए स्तंभ को। मूल रूप से ये वैष्णव धर्म का था और शाही शक्ति और तकनीकी का उत्कृष्ट प्रतीक था, लेकिन जैसे जैसे उसका सत्ता चेंज हुई, सत्ता में परिवर्तन आया, और उसकी जो व्याख्या थी लौह स्तंभ की, जहाँ उसे गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता था, वैष्णव धर्म से रिलेटेड था वो, उसकी व्याख्या में परिवर्तन आ गया। जैसे मध्य युग की अगर हम बात करें, जिस टाइम तोमर और सल्तनत काल
आया देश में, तो माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने इसे दिल्ली लालकोट क्षेत्र लेके आए थे और यहाँ स्थापित करवा दिया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली पर विजय प्राप्त की तो और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, तो यह जो स्तंभ था मस्जिद के प्रांगण का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। ठीक है, तो जब अनंगपाल जो थे उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, उसके आंगन में इसको स्थापित करवाया। ठीक है, लौह स्तंभ को, गरुड़ ध्वज को, जो वैष्णव धर्म से संबंधित था। लेकिन 100 साल बाद क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में इस्लाम का जो है आगमन हुआ दिल्ली में और गद्दी पर एक इस्लामी राजा बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने उस मंदिर को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया इसके ऊपर, और इसका जो ये लौह स्तंभ था वो उस मस्जिद का एक प्रमुख हिस्सा बन गया, जिसको सिर्फ लौह स्तंभ के नाम से ही जाना जाने लगा। इस्लामी शासकों के लिए स्तंभ एक विविध संस्कृति के अवशेष। ठीक है, तो उन्होंने जो इस्लाम शासक थे उन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त की दिल्ली में तोमर शासकों के ऊपर, तो संस्कृति के अवशेष ही रहे। ठीक है, जिस संस्कृति को उन्होंने विजित किया इस्लामी शासकों ने, उसके अवशेष के रूप में वो देखते हैं इसको, और उनकी अपनी विजय किस स्मारक के रूप में भी वे इसको देखते हैं। इसे नष्ट करने के बजाय वही बनाए रखा और उनकी शक्ति और प्रभुत्व को और अधिक मजबूती से स्थापित करवाया। ठीक है, उन्होंने इसको किस रूप में रखवाया, अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में रखवाया कि इसको देख के हम ये करेंगे कि हमारी जो शक्ति और प्रभुत्व है वो कितना विस्तृत है, कि हमने एक संस्कृति को हटा के अपनी संस्कृति को वहाँ पे स्थापित करवाया है। इसका जो मूल वैष्णविक धार्मिक महत्व है उनके लिए गौण हो गया, और यह एक वास्तुशिल्प आश्चर्य और विदित क्षेत्र के प्रतीक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही साथ अगर हम देखें कि आधुनिक काल में इसकी व्याख्या कैसे की गई है, तो सदियों से जो ये स्तंभ है दिल्ली के निवासियों के लिए काफ़ी आश्चर्य का विषय रहा है। इसके जंग प्रतिरोधी गुण को लेकर कई लोक कथाएँ और किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। एक मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पीठ से स्तंभ से सटाकर अपनी दोनों बाहों को पीछे से इसमें मिला लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जबकि अब अगर हम देखें तो सुरक्षा के कारणों से स्तंभ के चारों ओर घेरा बना दिया गया है, कोई भी इसके पास नहीं जा सकता है अब। और साथ ही साथ आधुनिक काल में देखें तो ये जो प्राचीन स्तंभ है ये भारतीय धातु विज्ञान की उन्नति को भी दिखाता है, जो वैज्ञानिक उपलब्धियों के एक बेजोड़ प्रमाण के रूप में भी देखने को मिलती है। अभी तक मतलब कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं, पता नहीं लगा पाए कि कैसी इसमें कौन सी धातु का मिश्रण ऐसा किया गया है कि इतनी ज़्यादा जंग प्रतिरोधी बनी हुई है। साथ ही साथ आज नहीं केवल ऐतिहासिक स्मारक है बल्कि भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासतता का भी प्रतीक है ये। ठीक है, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम पाएंगे कि अशोक स्तंभ और मेहरौली का लौह स्तंभ स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्राचीन स्मारक स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, भले ही वो एक स्मारक है फिर भी वो स्थिर नहीं है, बल्कि विभिन्न युगों अलग अलग युगों में उनकी जो व्याख्या है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। शासकों के द्वारा, वहाँ की संस्कृति और जनमानस के लोगों द्वारा उन्हें नए अर्थ दिए जाते हैं, नए महत्व प्रदान किए जाते हैं, और उनके संदर्भ काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। और यही प्रक्रिया अतीत को वर्तमान की आवश्यकता और समझ के अनुसार ढाला और समझा भी जा सकता है इन चीज़ों को साथ में। ठीक है, तो आज भी ये सब प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, आगे भी इसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहेगी, आगे भी इसकी जो व्याख्याएं टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज होती रहेंगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 3rd नंबर का जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह शाहजहानाबाद के टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपसे शाहजहानाबाद के बारे में अलग से कोई टॉपिक देके पूछा जाए, या उसके जो आर्थिक जीवन उसके बारे में पूछा जाए, या यहाँ पर शाहजहानाबाद के अंदर बाज़ारों की क्या भूमिका रही है, बाज़ारों की अलग अलग बाज़ार जो है शाहजहानाबाद अब के, अगर हम आधुनिक टाइम पीरियड की बात करें तो जो शाहजहानाबाद का क्षेत्र है इसके अंतर्गत बहुत सारे बाज़ार आपके आते हैं, इनके बारे में यहाँ पे भूमिका पूछी गई है। तो शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाज़ारों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो बाज़ार है न केवल व्यापार और वाणिज्य के केंद्र है बल्कि शहर की सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने का भी एक अभिन्न अंग है। ठीक है, उन बाज़ारों में जैसा सामान बेचा जाता है, खरीदा जाता है, जैसे वहाँ पे भाषा प्रयोग की जाती है, किस प्रकार की वास्तुकला वहाँ पे देखने को मिलती है, तो इससे हमें वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों का भी पता लगता है। इन बाज़ारों ने शहर को एक जीवंत आर्थिक केंद्र भी बनाया और इसकी समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। आप सभी ने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा चीज़, चाहे कोई मंदिर मान लीजिए, कोई मस्जिद मान लीजिए, या फिर
कोई बाज़ार मान लीजिए, ठीक है, अगर वो केंद्र में होगा तो उसके आसपास ही क्या होंगी, बस्तियाँ बस जाएंगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हम सुविधाओं की पहुंच से दूर ना होकर उसके पास ही हो। तो वहाँ पे बस्तियाँ बसने लगेंगी, लोग रहने लग जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण केंद्र का रूप ले लेता है। तो शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजारों की भूमिका इस प्रकार है, जिससे आप देख सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में तो शाहजहानाबाद के जो बाजार हैं स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ दूर दूर से व्यापारी अपना माल बेचने और खरीदने भी आते हैं। ये बाजार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे कि अनाज, कपड़े, मसाले, गहने, हथियार, हस्तशिल्प और साथ ही साथ विलासिता की जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, ठीक है, विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं उनके बेचने और खरीदने, क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। सबसे फर्स्ट जो आपका बाजार आता है वो आता है इसके अंतर्गत चांदनी चौक का बाजार। तो चांदनी चौक शाहजहानाबाद का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बाजार है, जिसे शाहजहाँ की बेटी थी जहांआरा बेगम ने डिज़ाइन करवाया था। और ये लाल किले के लाहौरी गेट से फतेहपुरी मस्जिद तक फैला हुआ एक चौड़ा और लंबा बाजार था। चांदनी चौक में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें थी और साथ ही साथ जिनमें कीमती पत्थर, जवाहरात, इत्र, ठीक है, कपड़े और अन्य जो लग्जरी आइटम्स थे वो सब मिलती थी यहाँ पे। और यह मिलती थी कि अब भी मतलब लगता है बाज़ार, तो आधुनिक तौर पे अगर हम इसकी व्याख्या करें तो पाएंगे कि व्याख्या चेंज हो गई है थोड़ी सी। अब यहाँ पे कीमती पत्थर नहीं बिकते हैं, ठीक है, लेकिन कपड़े वगैरह और अब ज्वेलरी वगैरह देखेंगे तो अब भी वहाँ पे मिलती है। ये शाही परिवार और अमीरों के लिए खरीदारी का एक महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र था, ठीक है। पहले यहाँ पे जो अमीर परिवार होते थे वो खरीदारी के लिए आते थे। अब नॉर्मली भी लोग यहाँ पे, अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली भी लोग अब खरीदारी के लिए जाते हैं। इस बाज़ार को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आपका जो चांदनी चौक का बाज़ार है इसको उर्दू बाज़ार, सैनिक और दरबार से संबंधित सामान यहाँ पे मिलता था, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो इसको उर्दू बाज़ार, जौहरी बाज़ार और फतेहपुरी बाज़ार में इसको बांटा हुआ था, ठीक है। तो आपका जो उर्दू बाज़ार था वहाँ पे सैनिक और दरबार से संबंधित सामान मिलता था। जौहरी बाज़ार की बात करें तो वहाँ पे गहनों का बाज़ार लगता था। और फतेहपुरी बाज़ार की बात करें तो वहाँ पे अनाज और मसालों का क्रय विक्रय किया जाता था, ठीक है। चांदनी चौक में एक नहर भी बहती थी आपकी, जिसे नहर बिशित बोला जाता था, या फिर हम कहें कि नहर फेस बोला जाता था, जो बाज़ार की सुंदरता बढ़ाने का काम करने के साथ साथ इसकी जो पानी की आपूर्ति थी वहाँ पे वो भी करती थी। चांदनी रात में पानी में चंद्रमा की परछाई के कारण ही इस जगह का जो नाम है वो चांदनी चौक पड़ा है। नेक्स्ट आता है आपका विशिष्ट बाज़ार। कुछ लगते थे इसमें, जैसे शाहजहानाबाद में केवल चांदनी चौक ही नहीं बल्कि अन्य विशिष्ट बाज़ार भी थे जो खास तरह की वस्तुओं के लिए जाने जाते थे। जैसे आपका एक था फैज़ बाज़ार, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बाज़ार था जो दिल्ली गेट की ओर जाता था और यहाँ भी विभिन्न प्रकार की दुकानें थी। और नेक्स्ट है आपका खास बाज़ार। ये शाही परिवार और उच्च वर्ग के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का काम करता था। एक था आपका उर्दू बाज़ार, जहाँ पे सेना और दरबार से जुड़े लोगों के लिए हथियार, घोड़े, सैन्य सामान, साजो सामान की दुकानें होती थी। एक आता है आपका खारी बावली। यहाँ पे अब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मसाले, मेवे और जड़ी बूटियाँ ये सब मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक बाज़ार इसको माना जाता है और आज भी ये अपनी उसी पहचान को बनाए हुए है, ठीक है। इसकी व्याख्या चेंज नहीं हुई है, पहले से ही ये मसाले और आपके मेवे, जड़ी बूटियाँ इन सब के लिए प्रसिद्ध रहा है और अब भी है। एक आता है आपका दरीब कला, ठीक है। ये सोने चांदी के आभूषण और इत्र के लिए प्रसिद्ध था ये बाज़ार। इसके अतिरिक्त विभिन्न गली कूचों में भी छोटे छोटे बाज़ार, कारीगरों की दुकानें थी जो विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन, मतलब उनको वस्तु को बनाते थे, बेचते थे। और हर मोहल्ले में कारीगर और पेशेवर के अपने परिक्षेत्र भी देखने को मिलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थोक और खुदरा व्यापार। तो शाहजहानाबाद के बाज़ारों में थोक और खुदरा दोनों प्रकार का व्यापार होता था, ठीक है। चीज़ें होलसेल पे भी बेची जाती थी और सिंगल आइटम्स भी बेचे जाते थे। बड़े व्यापारी बाहर से माल लाकर थोक में बेचते थे, जिसे छोटे दुकानदार और फेरी वाले खरीद कर आम लोगों तक पहुंचाते थे। इससे जो व्यापार की एक अच्छी श्रृंखला बनी हुई थी और वस्तु की जो उपलब्धता है वो सभी को होती थी। रोजगार का सृजन होता था इन व्यापारों के माध्यम से। बड़ी संख्या में लोग जो है वो उनको रोजगार मिलता था। इसकी वजह से दुकानदार, कारीगर, मजदूर, ट्रांसपोर्टर सभी को इससे रोजगार मिलता था। और विभिन्न शिल्पों और कलाओं से जुड़े जो कारीगर थे इन बाज़ारों में आते थे, आजीविका कमाते थे, अपने अवसर मिलता था यहाँ पे उनको काम करने का। साथ ही साथ इधर उधर से जो सामान आता था यहाँ पे बिकने के लिए, और यहाँ से जो दूर के जो लोग होते थे वो यहाँ से सामान ले जाते थे। इससे संस्कृतियों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ जो संस्कृति है उसका विस्तार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राजस्व का स्रोत। तो बाजार से होने वाला व्यापार और वाणिज्य मुगल साम्राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कर
और चुंगियों से राज्य की आय में वृद्धि भी होती थी। तो मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जो ये बाजार थे आपके, ये महत्वपूर्ण स्रोत थे राजस्व का। ठीक है, राजा के पास एक बहुत बड़ा जो कर था, टैक्स था, इन्हीं बाज़ारों के माध्यम से जाता था। और साथ ही साथ जो बाज़ार होते थे, इनमें जो विलासिता की वस्तुएं बिकती थी तो उन कारीगरों पे और उन बाज़ारों पे अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जाते थे। वहाँ से भी उनको अलग अलग प्रकार के टैक्स मिलते थे और साथ ही साथ राजा की जो आमदनी थी वो उसमें वृद्धि होती थी। सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे ये। तो बाजार केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र नहीं थे, सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं थे, सारे सारे सामाजिक मेलजोल को भी बढ़ाते थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान के भी महत्वपूर्ण स्थल थे ये। यहाँ लोग न केवल खरीदारी करने आते थे बल्कि एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सूचना का भी आदान प्रदान यहाँ पे होता था, विभिन्न संस्कृतियों में गतिविधियों में भाग ली जाती थी। चांदनी चौक जैसी जगहों पर ही कवि या मुशायरे आप कह लीजिए और अन्य सामाजिक समारोह भी यहाँ पे आयोजित करवाए जाते थे। बैंकिंग और वित्तीय सेवा की यहाँ पे बात की जाए तो बड़े बाज़ारों में सर्राफ और महाजन भी सक्रिय थे। ठीक है, सर्राफ और महाजन ऐसे लोग होते थे जो लोगों को ऋण प्रदान करते थे या फिर पैसे उन लोगों को अवेलेबल करवाते थे, कर्जा देते थे। ठीक है, बैंकिंग के ही और वित्तीय सेवाओं का ही अन्य रूप थे ये लोग, और व्यापार को सुगमता मिलती थी। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई व्यापार करना चाहता, कोई सामान बेचना चाहता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है माल को खरीदने के लिए, तो वो इन लोगों से पैसे उधार लेता था, फिर वो सामान लेके आता था, सामान को बेच के जितना उसको पैसे मिलते थे इनकी उधारी चुकाता था और बाकी का जो प्रॉफिट होता था वो उस व्यक्ति का होता था। तो व्यापार करने में इनसे सुगमता भी मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा निष्कर्ष को अगर हम देखें तो शाहजहानाबाद के विभिन्न बाजारों ने शहर के आर्थिक जीवन को गति प्रदान की हुई थी। एक जो पहिया है चक्की का वो चलता ही रहता था इस व्यापार के माध्यम से, जिससे सभी को आजीविका मिलती थी, सभी को रोजगार मिलता था, राजा को भी इससे क्या मिलती थी, आय मिलती थी, अलग अलग समारोह भी वहाँ पे करवाए जाते थे। ठीक है, तो समृद्धि, सांस्कृतिक जीवंतता मिलती थी और चांदनी चौक और अन्य विशिष्ट बाजार अपनी विविध वस्तुओं और व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से जो शाहजहानाबाद है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता था पहले। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 19वीं सदी में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों ने गालिब के जीवन में कैसे प्रभावित किया। तो आपका एक चैप्टर है उसमें मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, ये एक शायर थे उस टाइम के। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि 19वीं सदी के टाइम पर जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, मुग़ल काल काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, मुग़ल सल्तनत उस टाइम पे, तो उस समय पे जो गालिब था उसके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा ये पूछा गया यहाँ पे। तो 19वीं सदी में भारत के इतिहास में विशेषकर दिल्ली के अंदर एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ था, संक्रमण का दौर था, काफ़ी परिवर्तन आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, और जो हर वर्ग है समाज का वो गहराई से प्रभावित हो रहा था। और इसी बीच जो मिर्ज़ा गालिब है जो उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शायरों में से एक माने जाते हैं, का जीवन भी परिवर्तन होने से अछूता नहीं रहा, क्योंकि हम ये इतने बड़े तौर पे परिवर्तन हुए कि सिर्फ आम लोगों पे नहीं, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट, सुल्तान और उनके जो मंत्री वगैरह होते थे, ठीक है, उनको एंटरटेन करने का जो लोग काम करते थे, शायर, संगीतज्ञ, इन सब के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा था। तो उनके जीवन पर बदलावों के बहुआयामी प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसका पतन हो रहा था, आर्थिक संकट के दौर में वो फंसा हुआ था, तो संरक्षण का अभाव था इस टाइम पे। तो गालिब का जीवन काल वह समय था जब मुग़ल साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बादशाह जो है वो नाम मात्र का शासक रह गया था उस टाइम पे। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी अत्यंत दयनीय हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, ये राजपाट सारा ख़त्म करके उन्होंने पेंशन व्यवस्था ला दी थी। ठीक है, वो क्या करते थे, सुल्तान को पेंशन देते थे और जो पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य है उसको अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने अंडर रखते थे। ठीक है, गालिब जो अपनी आजीविका के लिए काफ़ी हद तक शाही संरक्षण और वजीफ़ों पर निर्भर थे, इस पतन से सीधे तौर पर प्रभावित हुए। उन्हें नियमित रूप से वजीफ़े मिलने में कठिनाई आने लगी, जिससे उन्हें आजीवन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो जो मिर्ज़ा गालिब थे वो क्या करते थे, वो शाही संरक्षण में रहते थे। ठीक है, राजा के दरबार में रहते थे, उनको शायरी, मुशायरे सब सुनाते थे वो, और जिससे उनको मतलब राजा के द्वारा उनको पैसे दिए जाते थे, वजीफ़े दिए जाते थे, जिसका क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा वो सब चीज़ें, जिससे कि उनमें क्या आ गई, आर्थिक तंगी आ गई। साथ साथ दरबारी संस्कृति का भी क्या हो गया, हास्र हो गया। ठीक है, कमी आ गई उसमें।
मुगल दरबार जो कभी कला और साहित्य का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, अब क्या होने लगा, अपनी रौनक खो चुका था वो। और गालिब जैसे शायरों के लिए अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन और उसके अनुरूप सम्मान पाने के जो अवसर थे वो क्या हो गए थे, सीमित हो गए थे। और इस संस्कृति के पतन ने क्या कर दिया, गालिब की रचनात्मकता और उनकी मनोबल पर भी असर डाला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव है वो कैसे बढ़ता गया इस टाइम पीरियड पे। तो नई सत्ता संरचना हुई। ठीक है, नई सत्ता किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा और वह दिल्ली की वास्तविक शासक बन बैठी, और नाम मात्र का शासक कौन रह गया, बादशाह रह गया। नई सत्ता संरचना ने पुराने अभिजात वर्ग, जिसमें गालिब भी शामिल थे, के महत्व को कम कर दिया। साथ साथ पेंशन और याचिकाएं यहाँ पे आने लगी। तो गालिब ने अपनी रुकी हुई पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को कई याचिकाएं भी लिखी कि उनको जो पेंशन है वो उनको मिल नहीं रही है। कलकत्ता तक उनकी जो प्रसिद्ध यात्रा भी इसी सिलसिले में हुई थी। ठीक है, वह कलकत्ता भी गए इस याचिका को लेके अपनी, और ये दर्शाता है कि उन्हें अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने और उसके नियमों के अनुसार चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। इसमें उन्हें अक्सर निराशा और अपमान का भी सामना करना पड़ता था। हम देखेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके परिणाम क्या हुए दिल्ली के लिए और उनके जीवन के लिए। व्यक्तिगत त्रासदी और असुरक्षा की भावना, ठीक है, यहाँ पे बढ़ी। 1857 का जो विद्रोह था वो गालिब के जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक रहा। उन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली की तबाही, लूटपाट और अंग्रेजों द्वारा किए गए बर्बर दमन को देखा था, और इस दौरान उनके जो कई मित्र और संबंधी भी मारे गए थे या फिर वहाँ से चले गए थे, दिल्ली से चले गए थे। उनके भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी थे थोड़े से, ठीक है, मानसिक तौर पे बीमार थे, को भी इसी उथल पुथल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे गालिब को भी गहरा आघात लगा था उस टाइम पे। अगर हम आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा की बात करें तो विद्रोह के बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 के टाइम पे दिल्ली में काफ़ी विद्रोह किया गया था। तो विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली के मुस्लिम अभिजात वर्ग को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ के जो सम्राट सुल्तान वगैरह थे उनको शक की निगाहों से देखने लगे। उनका कठोर कार्रवाई की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, और गालिब को भी वफादारी साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी पेंशन रोक दी गई, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा उन्हें, अलग थलग पड़ गए वो सब चीज़ों से, और दिल्ली का जो पुराना सांस्कृतिक माहौल था वो भी क्या हो गया, नष्ट हो गया पूरी तरीके से। रचनाओं में प्रतिबिंब, तो गालिब ने इस दौर की पीड़ा, निराशा और शहर की जो बर्बादी थी अपने पन्नों, ठीक है, विशेषकर उनकी एक पुस्तक आती है दंस्तूप, और कुछ हद तक अपनी शायरी में भी व्यक्त किया है कि कैसा उस टाइम पे घटनाएं क्या क्या हुई थी। तो दस्तूप में 1857 की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण चश्मदीद दस्तावेज जो है हमें वो दस्तूप मिलता है जो गालिब के द्वारा लिखा गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रमण, ठीक है, कैसे परिवर्तन आया समाज में और वहाँ की संस्कृति में। तो परंपरा और आधुनिकता का टकराव यहाँ पे हुआ, क्योंकि अंग्रेज कैसे थे, पाश्चात्य संस्कृति के थे, आधुनिकता के प्रदर्शक थे वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि परंपरा और आधुनिकता में यहाँ पे टकराव होने लगा। भारतीय समाज में पारंपरिक मूल्य और पश्चिमी आधुनिकता के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, और दिल्ली भी इस बदलाव से अछूती नहीं रही। गालिब जो अपनी प्रगतिशील सोच और बौद्धिक जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे, इन परिवर्तनों को महसूस कर रहे थे। उनकी शायरी में अक्सर पुरानी व्यवस्था के प्रति मोह और नए यथार्थ की स्वीकृति के लिए बीच का द्वंद्व, ठीक है, कश्मकश, एक कन्फ्यूज़न झलकती थी उनकी बातों में कि कैसे पुरानी व्यवस्था उनके लिए मतलब वो अच्छी मानते थे, और कहते थे कि जो नई व्यवस्था है इसको स्वीकार करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। भाषा और साहित्य में परिवर्तन आया, ठीक है, जहाँ उर्दू और फारसी को पहले महत्व दिया जाता था, वहीं क्या हो गया, अब इंग्लिश ने उन सब की जगह ले ली, अंग्रेज़ी भाषा ने उन सब की जगह ले ली, और परंपराओं को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। पहचान का संकट भी बहुत ज़्यादा गहरा गया, क्योंकि एक ऐसे युग में जहाँ पुरानी दुनिया खत्म हो रही थी और नई दुनिया भी पूरी तरह स्थापित भी नहीं हुई थी। गालिब जैसे कई बुद्धिजीवी लोगों को क्या करना पड़ा, पहचान के संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले क्या होता था, शाही दरबार लगते थे, उसमें मंत्री वगैरह होते थे, राजा के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था, पेंशन वगैरह, पैसे वगैरह दिए जाते थे, ठीक है। कभी कभी खुश होकर राजा उन्हें एक्स्ट्रा भी मतलब वजीफे वगैरह दे दिया करता था। लेकिन जब राजा ही नहीं रहा, बादशाह ही नाम मात्र का हो गया, तो बाकी की संस्था कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनकी जो कुछ लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे उस दरबार में रहते थे, एक पहचान जो उनकी टैलेंट ही था, चाहे वो संगीतज्ञ हो या नाचने वाले हों वहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग नृत्य करने वाले हों,
या अगर उनको गाने सुनाने वाले या उनको ऐसे ही एंटरटेन करने वाले लोग हों, वो सब क्या हो गए, अपने पहचान के संकट से जूझने लग गए वो लोग, ठीक है, क्योंकि वही उनकी पहचान थी, अब वही उनसे दूर होने लगी। अब हम निष्कर्ष में देखें तो जो 19वीं शताब्दी का सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन रहा है, उसने मिर्ज़ा गालिब के जीवन को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से गहराई से प्रभावित किया। मुगल दरबार के ख़त्म होने के बाद उन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए वो, और ब्रिटिश सत्ता के उदय ने उन्हें नई वास्तविकताओं से जूझने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आपने देखा कि कलकत्ता तक भी वो अपनी याचिका लेके गए पेंशन की, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई और उनका अपमान किया गया। 1857 के विद्रोह ने क्या कर दिया, व्यक्तिगत त्रासदियों और निराशाओं से भर दिया उनको, और इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी जो गालिब है अपनी रचनात्मकताओं को, मतलब अपनी शेर व शायरी को वो जीवित रखते हैं। उर्दू शायरी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया उन्होंने, और उनका जो जीवन था उस संक्रमणकालीन दौर के दर्द, संघर्ष और जिजीविषा का एक मार्मिक प्रतीक भी है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 1100 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच दिल्ली के 7 नगरों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो 1100 ईस्वी से लेके, मतलब तोमर डायनेस्टी से लेके 1947, जब तक आज़ाद हो गया देश आपका 1947 में, तब तक दिल्ली को क्या किया गया, 7 बड़े महानगरों में या नगरों में उसको विभाजित किया गया। तो उसकी चर्चा की बात यहाँ पे कही गई है। आप सभी इतिहास के छात्र हैं और आपने ही देखा, खुद ही देखा होगा कि इतिहास जब भी हमने पढ़ा है तो आपकी जो दिल्ली है वो हमेशा केंद्र में ही रहा है, हमेशा किसी न किसी साम्राज्य राज्य की राजधानी रहा है। कई उतार चढ़ाव दिल्ली ने देखे हैं अपने अलग अलग टाइम पीरियड्स पे, सत्ताओं का परिवर्तन देखा, ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का परिवर्तन देखा। बीच में कई राजा ऐसे भी आए जिन्होंने आगरा, लाहौर या अलग किसी राज्य को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन घूम फिर कर कहते हैं ना कि सुई एक ही जगह पे आ गई। तो ये वही वाली बात है दिल्ली के साथ कि घूम फिर के सभी कहाँ जाते थे, दिल्ली पे ही आ जाते थे। दिल्ली ही केंद्र में रहा है हमेशा से। तो दिल्ली सदियों से साम्राज्यों की राजधानी रहा, कई उतार चढ़ाव दिल्ली ने देखे, और इसी बीच दिल्ली ने 7 प्रमुख शहरी केंद्रों का विकास देखा, जिनमें से प्रत्येक ने शहर की संस्कृति, इतिहास, वास्तुकला पर अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है। और इन नगरों का अध्ययन हम करेंगे कि कैसे वहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य बदला और क्या क्या उसके प्रभाव पड़े। तो लाल कोट जो दिल्ली का पहला शहरी केंद्र था आपका, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में तोमर राजपूत शासकों द्वारा करवाई गई थी, और लाल कोट को दिल्ली का पहला महत्वपूर्ण शहर भी माना जाता है। इसकी जो यह एक गढ़वाली बस्ती थी जो रणनीतिक रूप पर अरावली पहाड़ियों के एक हिस्से पर स्थित थी। आप सभी को पता होगा कि जो गढ़वाल आपका एक क्या है, पहाड़ है, ठीक है, जैसे हिमालय है हमारा, ठीक है, इसी प्रकार से अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई हैं, आपकी मजनू के टीले तक, ठीक है। तो वहाँ अरावली की कुछ पहाड़ियों का हिस्सा जो है आपका वो लालकोट के दिल्ली क्षेत्र में भी आता है। और इसने आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने और सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वीराज चौहान का योगदान। तो 11वीं शताब्दी में तोमर राजपूतों ने लालकोट की स्थापना की, जिसको 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने लालकोट का विस्तार किया, ठीक है, और इसे एक मजबूत किले के रूप में विकसित किया, और कई मंदिर और महलों का निर्माण भी यहाँ पे करवाया। इसके हम अवशेषों की बात करें, लालकोट के अवशेषों की बात करें, जो महरौली क्षेत्र के रूप में देखे जा सकते हैं, जिनमें किले की दीवारें और कुछ संरचनाओं के खंडर शामिल हैं। ये दिल्ली के प्रारंभिक शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। तो आपका जो महरौली वाला क्षेत्र है ये कब से शुरुआत हुई थी इसके बनने की, 11वीं शताब्दी में, ठीक है, और अब भी आज के टाइम पे भी वहाँ पे कुछ खंडर ऐसे हैं जहाँ पर हम उनके अवशेषों को देख सकते हैं जो 11वीं शताब्दी में वहाँ पे बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिरी, ठीक है, ये है दिल्ली का दूसरा नगर जो खिलजी सल्तनत की राजधानी रहा है सल्तनत काल के अंतर्गत। इसकी जो स्थापना है वो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो 13वीं शताब्दी के अंत में खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सिरी शहर की स्थापना की थी। महत्व अगर हम इसका देखें तो सिरी को नई राजधानी के रूप में विकसित किया गया। इसे एक मजबूत किला, महल और अन्य महत्वपूर्ण इमारतें इसमें शामिल थी। इसे एक प्रभावशाली जलाशय भी उसके अंतर्गत बनवाया गया था। इसकी जो वास्तुकला है, इसकी वास्तुकला में खिलजी वास्तुकला की झलक देखने को मिल सकती है। इसमें इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रण देखने को मिल सकता है, ठीक है। वर्तमान स्थिति देखें तो आज भी इसके कुछ खंडर देखने को मिलते हैं दिल्ली के अंतर्गत। शहरी विकास के कारण इसका जो अधिकांश भाग है
वो लुप्त भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिल्ली का नगर आता है जिसको हम तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई। तुगलक वंश के जो सुल्तान हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। तुगलकाबाद को एक विशाल और मजबूत किला बनाया उन्होंने, एक शहर बनाया, और इसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंची और बुर्जों और प्रभावशाली संरचनाओं के लिए इसको जाना जाता था। ठीक है, एक टाइम पे जो तुगलकाबाद है इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, इसकी जो मजबूती है, ठीक है, इसकी जो प्रभावशाली संरचना है उसके लिए जाना जाता था। हालांकि ये शहर भी जल्दी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके पीछे पानी की कमी या अन्य रणनीतिक कारण भी माने जाते हैं। इसके अगर हम खंडरों की बात करें तो आज भी दक्षिण पूर्वी भाग में, दिल्ली के दक्षिण पूर्वी भाग में तुगलक वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं, ये कि उस टाइम पीरियड पे कितना अपने आप में भव्य रहा होगा ये। नेक्स्ट नगर आता है दिल्ली का झापना नगर। एक एकीकृत राजधानी का प्रयास। ठीक है, कोशिश की गई कि एक ही स्थान पे जो राजधानी है उसको स्थापित किया जाए इस क्षेत्र में। तो 14वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम बात करें, शुरुआत में तो आपका तुगलकाबाद बनाया गया 14वीं शताब्दी के, लेकिन अगर हम 14वीं शताब्दी के मध्य की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लालकोट, सिरी और कुछ नए क्षेत्रों को मिलाकर क्या किया, झापना नगर एक विशाल शहर का निर्माण करवाया। इसका जो महत्व है वो क्या है कि इसका उद्देश्य दिल्ली के जो बिखरे हुए शहरी केंद्र थे उन सबको एक करना था। ठीक है, तो जो उपरोक्त आपने अभी पढ़े जिसमें आपका सिरी, तुगलकाबाद, ये सब आपने देखा, तो इसको क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन सबको जोड़कर एक एकीकृत राजधानी बनाने की सोची, जिसको झापना नगर नाम दिया उन्होंने। और इसके तहत पुरानी बस्तियों को दीवारों से जोड़ा गया और नई संरचनाएं बनाई गई। लेकिन जो उनका ये सपना था वो अधूरा ही रह गया। झापना पूरी तरीके से एक एकीकृत राजधानी के रूप में विकसित नहीं हो पाया। इसके जो कुछ हिस्से हैं आज भी खंडर में तब्दील हो गए हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना की कहानी यही है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो एक बहुत ही मतलब शायद अभी तक वो बना हुआ मिलता। नेक्स्ट आता है आपका फिरोज़ाबाद। तो तुगलक वास्तुकला का एक और उदाहरण आपको फिरोज़ाबाद देखने को मिलता है, जिसकी जो 14वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोज़ाबाद की स्थापना की, जो एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र में विकसित हुआ और कई मस्जिदें, महलें, नहरें, उद्यान, ठीक है, बाग जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पे बनवाए गए। और फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा और सार्वजनिक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। साथ साथ आपने पढ़ा फिरोज शाह कोटला के बारे में। ठीक है, तो इस शहर के अवशेषों में फिरोज शाह कोटला भी जो एक किला है वो प्रमुख रहा, जिसमें प्राचीन अशोक स्तंभ को भी स्थापित करवाया गया। ये किला है, ठीक है, आपका फिरोज़ाबाद का तुगलक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। और फिरोज़ाबाद का जो क्षेत्र है वो आधुनिक दिल्ली का हिस्सा बन गया है आज के टाइम पे, और ऐतिहासिक अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं इसके। नेक्स्ट नगर आता है आपका दिल्ली का दीनपना नगर के नाम से या शेरगढ़ के नाम से उसको जाना जाता है, जो मुगल काल की शुरुआत और अफगान हस्तक्षेप के दौरान विकसित हुआ था आपका। तो 16वीं शताब्दी की बात है, जिस टाइम मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपना की स्थापना की, जिसे इंद्रप्रस्थ के प्राचीन स्थल पर माना जाता है। ठीक है, अगर आपने महाभारत देखी है, पढ़ी होगी, तो इंद्रप्रस्थ के नाम से एक दिल्ली का एक क्षेत्र था जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और इसी इंद्रप्रस्थ के अवशेष खंडरों पे क्या किया, मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपना की स्थापना की, और हुमायूं ने इसे अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई। लेकिन आपका एक अफगान शासक था शेरशाह सूरी, इसने उस पर हस्तक्षेप किया और क्या किया, हुमायूं को अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया एक युद्ध में, और दीनपना पर कब्जा कर लिया और इसे नष्ट कर दिया। और फिर वहाँ पे क्या बनवाया उसने, शेरगढ़ का निर्माण करवाया। तो शेरशाह सूरी ने दीनपना के स्थान पर शेरगढ़ नामक एक शहर बसाया और नई संरचनाएं बनवाई। वहाँ पे दिल्ली के शहरी परिदृश्य में बदलाव किया। और मुगल पुनर्स्थापना, मतलब हुमायूं ने जब बाद में दिल्ली पर दोबारा से अधिकार कर लिया शेरशाह सूरी के मरने के बाद, तो लेकिन शेरगढ़ का जो प्रभाव है वो मुगल वास्तुकला और शहरी नियोजन पर बना रहा है। ठीक है, तो उस क्षेत्र पर फिर भी क्या हुआ कि जो प्रभाव है वो मुगल वास्तुकला का हो गया। नेक्स्ट आता है आपका शाहजहानाबाद। ये भी मुगलों के टाइम पीरियड पे बनवाया गया था शाहजहानाबाद। तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत मुगल बादशाह जो शाहजहाँ था उसके द्वारा शाहजहानाबाद दिल्ली का सबसे शानदार और सुव्यवस्थित मध्यकालीन शहर बसाया गया, जो बाद में साम्राज्य की राजधानी बना। यहाँ पे कला, संस्कृति, व्यापार और प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र बना ये। और इस शहर में लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और कई भव्य महल और उद्यान शामिल किए गए।
शाहजहानाबाद मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक भी है। औपनिवेशिक प्रभाव की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने शाहजहानाबाद पर नियंत्रण कर लिया और इसमें कई बदलाव किए। हालांकि इसने क्या किया, अपनी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखा। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो शाहजहानाबाद है वो आपकी पुरानी दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो एक जीवन शहरी केंद्र है। जीवंत इसलिए क्योंकि आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आज भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ज्यों की त्यों देखने को मिलती है। चांदनी चौक का एरिया आज भी बाजार के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्मारक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तो 1100 से लेकर 1947 तक का जो ये टाइम पीरियड रहा, दिल्ली के 7 नगरों का ये समृद्ध और जटिल इतिहास रहा है। काफ़ी अपने आप में कहानी कहता है एक कि कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आया वहाँ के शहरी विकास में, वास्तुकला में, संस्कृति में, राजनीतिक में, ठीक है। लाल कोट से लेकर शाहजहानाबाद तक इन नगरों के अवशेष आज भी दिल्ली में देखने को हमें मिलते हैं। और विभिन्न युग के शासकों के द्वारा अलग अलग महत्वाकांक्षाएं और बदलते समय के साथ शहर के अनुकूल कहानियाँ बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, ठीक है। 1 घंटे का समथिंग का टाइम हो गया है। अभी आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं इस PDF में, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप लोगों से, आई होप कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देख लेते हैं तो आपको फिर कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इस बुक से, ठीक है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप सिर्फ इतनी सी मतलब ये वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपने पेपर में के लिए सफिशेंट ना आपको ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ही आपको इस वीडियो से मिल जाएगा अपने पेपर के लिए, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है, और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में 1857 के विद्रोह से जुड़े प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। तो हमसे पूछा गया है कि दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी प्रमुख घटनाएं क्या थी और क्या उनके साथ उसके जो परिणाम हैं वो देखने को मिलते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह था, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जिसको एक सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ था ये और व्यापक और शक्तिशाली विद्रोह था एक। और दिल्ली मुगल साम्राज्य की पूर्व राजधानी होने के कारण इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, मेरठ से वह दिल्ली आ गए, क्योंकि यहाँ पे जो मुगल बादशाह थे उस टाइम आपके बहादुर शाह जफ़र, उनको उन्होंने कहा कि आप हमारे हेड बन जाइए, लीडर बन जाइए हमारे ग्रुप के, ठीक है। हमारे जो ये अगुवाई कीजिए, हमारे जो ये विद्रोह है अंग्रेज़ों के खिलाफ इसकी। तो इस वजह से दिल्ली भी क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया यहाँ पे। तो यहाँ विद्रोह से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण किया गया है, जैसे मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह की शुरुआत और प्रसार, जो 11-12 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। तो 10 मई 1857 की बात है, मेरठ में कुछ सिपाही जो चर्बी वाले कारतूस, जिसमें कहा गया कि जो कारतूस अब नए आए हैं, बंदूकें अब नई आई हैं, जिनको मुंह से उन्हें मतलब कि हटाना पड़ता था, उसके ऊपर एक तरीके का बैंड लगा होता था। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये जो बैंड है ये चर्बी का बना हुआ है, कुछ ने कहा कि सूअर की चर्बी का बना है, कुछ ने कहा कि गाय की चर्बी का बना हुआ है। और दोनों ही जो धर्म थे उस टाइम, चाहे वो हिंदू हो चाहे इस्लाम हो, उन दोनों धर्म के लोगों को आघात पहुंचा इससे। और इसलिए जो सैनिक जो एक टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही सैनिक कार्य कर रहे थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया इस बात का। तो अगले दिन 11 मई को ये जो विद्रोही सिपाही थे दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व अगुवाई करने का आग्रह किया। मेरठ में विद्रोह की तात्कालिक वजह क्या थी, चर्बी वाले कारतूस थे, जिसके पीछे ब्रिटिश नीतियों के प्रति सिपाही और आम जनता के अंदर क्या हो गया, एक असंतोष की भावना जो है वो पनप गई, ठीक है। और विद्रोही ने क्या किया, मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित करके विद्रोह को एक राजनीतिक और ऐतिहासिक वैधता प्रदान करने का प्रयास किया उन लोगों ने। बहादुर शाह जफर अनिच्छुक थे, ठीक है, उनका मन नहीं था उनकी अगुवाई करने का, लेकिन सिपाहियों के दबाव के कारण और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के कारण, ठीक है, राजा ने सोचा कि हो सकता है कि मैं इन लोगों को हेल्प कर दूं, तो जो मेरी प्रतिष्ठा है जो खो गई है, जहाँ मैं सिर्फ नाम मात्र का शासक रह गया हूँ, हो सकता है मैं दोबारा से वास्तविक शासक बन जाऊँ, ठीक है। इस कारण उन्होंने क्या करा, उन लोगों का साथ देने की स्वीकार कर लिया, ठीक है, उनकी बात को, और मजबूर हो गए उनकी बात को स्वीकार करने के लिए। तो दिल्ली का चयन विद्रोह के केंद्र के रूप में किया गया रणनीतिक तौर पर, क्योंकि ये मुगल सत्ता का प्रतीक था। यहाँ विद्रोह को पूरे उत्तर भारत में फैलाने की क्षमता भी थी यहाँ से।
अब हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली पर विद्रोहियों का नियंत्रण प्रशासन हो गया मई सितंबर 1857 के टाइम पे। तो दिल्ली पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने क्या किया, शहर के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। बहादुर शाह जफर को औपचारिक रूप से सम्राट घोषित किया गया और एक प्रशासनिक परिषद का भी गठन किया गया यहाँ पे, और जिसमें सिपाही और नागरिक दोनों इस विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोहियों का दिल्ली पर नियंत्रण हो गया, जो एक उनकी उपलब्धि थी महत्वपूर्ण, और जिसने ब्रिटिश सरकार को गहरा झटका भी दे दिया, क्योंकि दिल्ली में ही काफ़ी सारे जो अस्त्र शस्त्र गृह था अंग्रेज़ों का वो भी था, और यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, विद्रोहियों ने उत्पात मचाया। तो विद्रोहियों का प्रशासन आंतरिक कलह और समन्वय की कमी और प्रभावी नेतृत्व के अभाव से ग्रसित था। ठीक है, तो जो आपका जो ये विद्रोही थे, इसमें कुछ चीज़ मतलब कि ये जो अभियान था, ये स्वतंत्रता अभियान जो इन्होंने विद्रोहियों ने चलाया, ये सफल कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरीके से हम उसको पूर्ण रूप से सफल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक कलह थी। ठीक है, आपस में समझदारी नहीं थी और इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था ये, उतने ज़्यादा मतलब कि इसको अभाव था, यहाँ पे नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, लोगों ने मतलब किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इसको पूरा आगे तक लेकर, यह रणनीति नहीं बनाई गई थी पूरी तरीके से, यह रणनीति बनाई भी गई तो उस रणनीति पे चला नहीं गया पूरी तरीके से। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आपकी क्रांति हुई है असफल हो गई उस टाइम पे। तो विभिन्न विद्रोही गुटों के बीच सत्ता संघर्ष और संसाधनों के वितरण को लेकर मतभेद था। बहादुर शाह जफर जो बूढ़े और कमज़ोर होने के कारण विद्रोह का प्रभावी नेतृत्व करने में सक्षम नहीं थे, फिर भी इस दौरान दिल्ली में विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र बनी रही और यहाँ से पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की लहर जो है वो फैल गई। ठीक है, और दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों पर हमले भी किए जाने लगे। फिर तो विद्रोहियों ने दिल्ली में मौजूद जो ब्रिटिश अधिकारी थे, सैनिक थे और नागरिक थे, उन पर हिंसक हमले किए जाने लगे, कई लोगों को मार डाला गया और ब्रिटिश संपत्तियों को लूट लिया गया। और ये हमले ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोहियों के गहरे गुस्से और शत्रुता को भी दर्शाते थे। चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दे से शुरू हुआ था ये विद्रोह, जो ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ हो गया था, एक व्यापक संघर्ष में बदल गया था। इन हमलों ने ब्रिटिश सरकार को कठोर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया गया, सैनिक कार्रवाई की गई। क्योंकि इसमें जो ये जो विद्रोह था, इसमें ज़्यादातर कौन थे, सैनिक ही शामिल थे आपके, तो सैनिक विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली की घेराबंदी की गई, फिर उसके बाद और पुनः कब्जा कर लिया गया दिल्ली के ऊपर जून सितंबर 1857 के अंतर्गत। तो जैसे ही ये खबर फैली कि विद्रोहियों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो ब्रिटिश सरकार ने पंजाब और अन्य क्षेत्रों से सेना बुलाई और दिल्ली को घेर लिया। लगभग 3 महीने तक घेराबंदी चली और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष भी हुआ और सितंबर 1857 में ब्रिटिश सेना ने आखिरकार दिल्ली पर हमला किया और कई दिनों की लड़ाई के बाद शहर पर दोबारा से कब्जा कर लिया। तो दिल्ली की घेराबंदी और पुनः कब्जा विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में एक था ये। और ब्रिटिश सेना ने क्या किया, बेहतर हथियार, संगठन और सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया और दूसरे विद्रोहियों में समन्वय और प्रभावी नेता की कमी थी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटे को गोली मार दी गई, जिससे मुगल राजवंश का अंत हो गया यहीं पर, और दिल्ली पर दोबारा से जो ब्रिटिशों का कब्जा था वो हो गया और विद्रोहियों का मनोबल इन लोगों ने तोड़ दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन की दिशा में एक निर्णायक कदम ही साबित हुआ। यहीं पर जो ये क्रांति थी वो असफल हो गई। ठीक है, इस विद्रोह के अंतर्गत दिल्ली के नागरिकों पर अत्याचार और लूटपाट भी की गई। तो दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सेना ने क्या किया, शहर के नागरिकों पर व्यापक अत्याचार किए और विद्रोह में शामिल होने के संदेह में बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला कि ये सब लोग जो भी विद्रोह में शामिल थे, हमारे खिलाफ थे, इनको मार डाले। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने ऐसा आदेश दिया। तो शहर को बड़े पैमाने पर लूटा भी गया इसके अंतर्गत, और ब्रिटिश सेना की यह कार्रवाई विद्रोह को कुचलने और भविष्य में ऐसा कोई भी विद्रोह ना हो, इसलिए इन्होंने इतना कठोर संदेश दिया और इस उद्देश्य से ही इतना कठोर निर्णय लिया कि उन सब लोगों को जो भी संदेह की नज़र में भी थे उनको मार दिया गया। निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार, लूटपाट, ये सब क्रूरता की गई ब्रिटिश शासन के द्वारा और भारतीय जनता में और अधिक आक्रोश पैदा हो गया ब्रिटिश शासन को लेके, और इस घटना ने विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीतियों में बदलाव की आवश्यकता को भी रेखांकित कर दिया। ठीक है, और यहीं से जो बहादुर शाह जफर, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, इनका निर्वासन कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया और यहीं से मुगल साम्राज्य का जो है अंत हो गया। तो ब्रिटिश सेना ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी पाया। साथ साथ उनको रंगून की जेल भेज दिया गया, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं।
और जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, काले पानी की सजा इनको दे दी गई थी। और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर का निर्वासन था न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी था ये, बल्कि ये युग के अंत का प्रतीक भी था, क्योंकि ये जो मुगल युग चला आ रहा था इतने सालों से, ये भी यहाँ पे समाप्त हो गया, जिनने भारत पर बहुत सालों तक शासन किया था। और ये क्या हो गया, एक अब इतिहास बन के रह गया सिर्फ। ठीक है, तो दिल्ली में 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना थी, जो मेरठ से शुरू होकर दिल्ली तक प्रसार हुआ इसका। यूपी के भी बहुत सारे जिले और राज्य में इसका प्रसार हुआ, अन्य जिलों में भी। और विद्रोही द्वारा शहर पर नियंत्रण किया गया और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए गए। दिल्ली की घेराबंदी हुई, पुणे कब्जा कर लिया गया ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, नागरिकों पर अत्याचार किए गए। बहादुर शाह जफर का निर्वासन मतलब वहाँ से उनको दिल्ली से हटा दिया गया। और सभी घटनाएं विद्रोह को मतलब जैसे जैसे विद्रोह जितनी तेज़ी से शुरू हुआ था उतनी तेज़ी से वो ख़त्म भी हो गया। ठीक है, और ब्रिटिश शासन की नीति और भारत के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव इन सब चीज़ों ने डाला। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सेना का जो असली चेहरा था, ठीक है, वो सामने आ गया प्रशासन का, कि ये लोग सिर्फ हमारा यूज़ कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और हमारा लाभ उठा रहे हैं केवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको शॉर्ट नोट, संक्षिप्त नोट लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं पेपर में, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे आपका स्टार्ट किया। जैसे फर्स्ट है आपका हजरत दिल्ली। ठीक है, ये एक टॉपिक है आपकी बुक का, जिस पे नोट लिखने के लिए आ सकता है शायद आपके पेपर में, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। तो हजरत दिल्ली एक सम्मानजनक उपाधि थी। तो ये कोई जगह का नाम नहीं था, हजरत दिल्ली ये एक उपाधि एक तरीके की, जो ऐतिहासिक रूप से दिल्ली शहर को दी गई थी। ठीक है, दिल्ली शहर को ये उपाधि दी गई थी। तो आपका जो ये वर्ड है हजरत, इस शब्द का अर्थ होता है पवित्र उपस्थिति। ठीक है, या सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, कोई भी पवित्र जगह जो होती है उसको हजरत बोला जाता है। तो दिल्ली को एक पवित्र स्थान बोला गया, पवित्र उपस्थिति बोला गया, तो इसलिए इसको हजरत दिल्ली कहा जाता है। तो इस प्रकार हजरत दिल्ली का अर्थ है दिल्ली की पवित्र उपस्थिति या सम्मानित दिल्ली। ये उपाधि दिल्ली के लंबे समय और समृद्ध इतिहास और उसके सांस्कृतिक राजनीतिक महत्व और विशेष रूप से सूफी संतों के द्वारा इसके गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो दिल्ली सदियों से विभिन्न शक्तिशाली साम्राज्यों की राजधानी रही, जिनमें मुगल साम्राज्य भी शामिल है। और इसकी जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में एक केंद्रीय भूमिका इसकी रही है दिल्ली की। और दिल्ली को अक्सर सम्मान और श्रद्धा के साथ ही देखा गया। ठीक है, जो भी आए राजा, जो जितने भी शासन हुए, चाहे वो दक्षिण में हो, चाहे दक्कन में हो, चाहे आपके पूर्व में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, कहीं भी हो, सबने क्या कहा, दिल्ली को केंद्र के रूप में देखा और हर कोई दिल्ली पर ही शासन करना चाहा। ठीक है, और हर किसी ने कोशिश भी की, कोई सफल हुआ और कोई असफल हुआ, और बहुत सारे जो साम्राज्य हैं वो दिल्ली की चाहत में ही ख़त्म भी हो गए। ठीक है, सूफीवाद से भी दिल्ली का संबंध रहा है। तो हजरत दिल्ली की उपाधि विशेष रूप से दिल्ली के सूफी संतों के द्वारा इसके घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है, सूफी संतों के साथ दिल्ली की। और दिल्ली चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, सूफी संतों के अंतर्गत आपका एक चिश्ती संप्रदाय आता है। तो इसके कई महत्वपूर्ण सूफी संतों का घर भी रहा है ये, जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, उनके नाम पे एक जगह है जहाँ पे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलता है। और हजरत अमीर खुसरो प्रमुख हैं इसमें से। इन संतों ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बनाया और इसकी प्रतिष्ठा को दूर दूर तक फैलाया। उनकी दरगाहें आज भी लाखों लोगों के लिए श्रद्धा का स्थान यहाँ पे दिल्ली के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका सांस्कृतिक महत्व। तो हजरत दिल्ली केवल भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को भी इंगित करता है, क्योंकि दिल्ली की जो जीवन शैली है, जो संस्कृति है, यहाँ पे जो भाषा है, हमेशा से कैसी रही है, विविधतापूर्ण रही है। तो विभिन्न संस्कृतियों का संगम रहा है दिल्ली। इसने एक अद्भुत बहुभाषीय और बहुधार्मिक वातावरण विकसित किया। सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को भी हजरत दिल्ली की उपाधि से ही सम्मानित किया जाता है। ठीक है, संक्षिप्त नोट निकले हैं तो इतने पॉइंट्स बहुत हैं उसके लिए। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप दे सकते हैं और इसमें ही आपका एक अच्छा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो हजरत दिल्ली दिल्ली शहर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सम्मानजनक उपाधि है, जिसमें इसके ऐतिहासिक महत्व को देखा जाता है, राजनीतिक प्रतिष्ठा को रखा जाता है, सूफी संतों के साथ इसके गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है ये। और ये उपाधि दिल्ली के प्रति लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा की भावना को भी व्यक्त करती है, इसकी गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। नेक्स्ट आपका जो
नोट है वो है आपका कोरोनेशनल पार्क, जिसे राज्याभिषेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली का एक ऐतिहासिक महत्व है, जो आपका उत्तरी दिल्ली में पड़ता है, बुराड़ी रोड के पास। ठीक है, ये पार्क स्थित है और यह पार्क ब्रिटिश राज के दौरान भारत के वायसराय द्वारा आयोजित किए गए 3 महत्वपूर्ण शाही दरबार, ठीक है, आपके 3 दरबार लगे थे ब्रिटिश राज के दौरान, जिसमें एक आपका था 1911 का दरबार, जिसमें कलकत्ता से जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था इस क्षेत्र में, और इन दरबारों का उद्देश्य ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी के राज्याभिषेक की घोषणा करना था। मतलब ब्रिटेन में कोई भी राजा वगैरह जब चेंज होते थे और किसी दूसरे राजा को जब गद्दी पे बिठाया जाता था या किसी साम्राज्य को बिठाया जाता था, तो उसके जो राज्याभिषेक की घोषणा है वो यहीं पे की जाती थी। और ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ पे उस दौरान किया जाता था, इसलिए इसको राज्याभिषेक पार्क भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण शाही दरबार यहाँ पे लगे। सबसे पहला जो दरबार था वो लगा 1903 में, दिल्ली दरबार। इसका आयोजन किया गया किंग एडवर्ड सप्तम, ठीक है, 7th के द्वारा और क्वीन अलेक्जेंडर के द्वारा राज्याभिषेक की घोषणा के लिए किया गया था। और सम्राट स्वयं भारत नहीं आ पाया, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व में भव्य समारोह आयोजित किया गया यहाँ पे, जिसमें भारत के जो विभिन्न रियासत जो राजा महाराजा थे, शासक थे, उनको भी बुलाया गया, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया इसमें। नेक्स्ट आपका जो दरबार लगा वो लगा 1911 में, ठीक है, 1911 आपका ये दरबार किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा और क्वीन मैरी के भारत आगमन और उनके राज्याभिषेक की घोषणा के विशेष रूप में महत्वपूर्ण था। तो किंग जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया जाना था 1911 में, और उनके ही आने पर दिल्ली जब वो आए, भारत आए, तो उनके आने की खुशी में क्या किया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 में। इस दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करके एक ऐतिहासिक घोषणा भी की उस टाइम। नेक्स्ट आपका दिल्ली दरबार लगा 1911 फिर दोबारा, और दिसंबर में ये आयोजित किया गया। और इस दरबार में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने भव्य राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया। और ये एकमात्र पहला ऐसा अवसर था और आखिरी भी जब ब्रिटिश सम्राट ने भारत में अपने राज्याभिषेक समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। ठीक है, पहली और आखिरी बार कोई राजा जो रियल में उस ब्रिटेन का राजा बनने वाला था, वही व्यक्ति यहाँ पे आया। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम। वर्तमान की बात करें तो जो ये पार्क है, इसका जो स्वरूप है आज, वो कोरोनेशनल पार्क एक शांत और अपेक्षाकृत सुनसान स्थान बन के आया। पार्क में उन महत्वपूर्ण विदेशी ब्रिटिश वायसराय और सम्राटों की कई मूर्तियां भी लगी हुई हैं, जिन्हें कभी इस स्थान पर आयोजित दरबारों में सम्मानित किया जाता था। इनमें किंग जॉर्ज पंचम की एक भव्य मूर्ति भी शामिल है, और स्वतंत्रता के बाद इन मूर्तियों को उनके प्रतीकात्मक महत्व के कारण यहाँ संरक्षित भी रखा गया है, जो हमारे इतिहास के तौर पे हमने उसको संरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, कोई सम्मानजनक स्थिति से नहीं देखते ऐसा हम उसको। नेक्स्ट आता है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो कोरोनेशनल पार्क ब्रिटिश राज के चरम शक्ति और वैभव का प्रतीक है। यह उन भव्य समारोह की याद दिलाता है जिनके माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी सर्वोच्चता और शाही सत्ता का प्रदर्शन किया। 1911 के दरबार में दिल्ली को राजधानी घोषित करने का निर्णय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई राजधानी दिल्ली को केंद्र में रखा गया। और यह पार्क आज भी आगंतुकों को उस औपनिवेशिक युग के बारे में सोचने और भारत के इतिहास में स्थल के महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आप लोग भी, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग रेयरली जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका महत्व बहुत है इतिहास में। आप लोग कभी जाइए और देखिए, ठीक है, इन जगह को, और एक अलग ही नज़रिए से आप अब देखेंगे उन जगहों को, क्योंकि अब उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में आपको पता है। तो संक्षेप में देखें तो कोरोनेशनल पार्क दिल्ली में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो ब्रिटिश राज के दौरान आयोजित भव्य शाही दरबारों का साक्षी रहा है। ठीक है, और दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित करने का ऐतिहासिक घोषणा भी यहीं से ही की गई थी। नेक्स्ट आपका आता है अनंगपुर किला। ठीक है, इसके ऊपर एक नोट लिखने के लिए आ सकता है आपके पेपर में। तो अनंगपुर किला दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन किला है, जो हरियाणा राज्य की सीमा के पास स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इस किले का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के जो राजा हुए हैं, एक अनंगपाल तोमर प्रथम, ठीक है, इनके द्वारा ही इस किले को बनवाया गया था। तोमर राजपूतों ने 8 से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर शासन किया था, और अनंगपुर किला उस काल का महत्वपूर्ण अवशेष भी है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व और संरचना की बात करें अनंतपुर किले की, तो तोमर वंश से संबंधित है ये किला, और शुरुआती शासनकाल का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी रहा है कि
एक तरीके का प्रूफ है ये इस बात का कि तोमर राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था और यह किला उस समय के शासकों की शक्ति और स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। रक्षात्मक संरचना की बात करें तो ये किला मुख्य रूप से रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं वो पत्थर से बनी हुई हैं और ये एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। किले के अंदर बहुत सारी संरचनाओं के अवशेष देखे जा सकते हैं। काफ़ी हद तक वो अब खंडर में बदल चुके हैं। कृषि बांध, ठीक है, अनंगपुर किले के पास ही एक प्राचीन कृषि बांध भी स्थित है जिसे अनंगपाल तोमर से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि जो कृषि यहाँ पे की जाती थी, ठीक है, तो वहाँ के लिए बांध और सिंचाई और जल प्रबंधन का जो कह सकते हैं सुविधा, ठीक है, अनंगपाल तोमर ने ही करवाया था यहाँ पे। तो उस समय की तकनीकी प्रगति का उदाहरण इसको माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कृषि क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाता था ये बांध, जिसे अनंगपुर बांध के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज जो अनंगपुर किला है इसके आसपास का क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, आपका एक ASI जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनके संरक्षण में ये क्षेत्र है अब। और किले के जो अवशेष हैं अपनी प्राचीन दीवारों और संरचनाओं और इसके खंडरों के साथ ही इतिहास प्रेमियों शोधकर्ताओं को आकर्षित भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो आपके इतिहास से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं या फिर रिसर्चर्स हैं वो आज भी जाके इस पे रिसर्च करते हैं। और ये स्थल तोमर राजपूतों के प्रारंभिक इतिहास और दिल्ली के शुरुआती शहरीकरण को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अनंतपुर किला दिल्ली के ऐतिहासिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजाओं द्वारा स्थापित करवाया गया था। उनकी याद दिलवाता है उस युग की स्थापत्य कला और वहाँ की जो रक्षा की रणनीतियाँ हैं या फिर प्रजा के लिए जो राजा का चिंताजनक विषय जो उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन की उन्होंने क्या करवाई, सुविधा करवाई अपनी प्रजा के लिए जिससे कि कृषि अच्छी हो। अनंतपुर किला दिल्ली के सम्राट अतीत और तोमर राजपूतों के योगदान का एक मौन गवाह भी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो फिरोजाबाद जो है वो दिल्ली का 5वां शहर माना जाता है। इसकी जो स्थापना है हमने देखा था कि 14वीं शताब्दी के अंतर्गत मतलब कि 1354 के आसपास तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली सल्तनत को राजधानी को तुगलकाबाद से हटा के कहाँ करवा दिया, फिरोजाबाद स्थानांतरित कर दिया था। और यह शहर यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। सुनियोजित संरचना और सार्वजनिक कार्यों के लिए इसको जाना जाता है। स्थापना और विकास की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। और यहाँ पे कई सारी संरचनाओं का निर्माण करवाया, जैसे मस्जिद बनवाई, महल बनवाया, शिकारगाह बनवाया। जिस एक शिकारगाह में उन्होंने अशोक स्तंभ की भी मतलब कि उस अशोक स्तंभ को हरियाणा से लाके स्थापित करवाया था। इस शहर में बाग बगीचे लगाए गए, इसकी सुंदरता और हरियाली में योगदान दिया गया। फिरोजाबाद को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी से नहरें भी निकलवाई गई थी। इसी वजह से इसको यमुना नदी के किनारे पे बनाया गया था। प्रमुख संरचनाओं की बात करें हम इसके तो फिरोजाबाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फिरोज शाह कोटला किला। ठीक है, इसके अंदर भी जो दूसरा आपका टोपरा मतलब मेरठ से जो अशोक स्तंभ लाया गया था वो उसको यहाँ पे रखवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और यह किला आज भी मौजूद है और तुगलक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। कई अवशेष इसके देखे जा सकते हैं, जामा मस्जिद, अशोक स्तंभ और बावली। खारी बावली की बात हुई है, सॉरी बावली मतलब एक कुओं। ठीक है, कुओं को उस टाइम बावली बोला जाता था जो जल भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे। जैसे कि बारिश वगैरह पड़ती थी तो बावलियों में इन कुओं में ही जो बारिश का जल है उसको इकट्ठा किया जाता था और आपातकालीन स्थितियों में जिस टाइम सूखा पड़ता था इस पानी को प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो जामा मस्जिद किले के अंदर ही एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी था ये। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से एक प्राचीन अशोक स्तंभ मंगवाकर इस किले में स्थापित करवाया जो स्तंभ मौर्य काल का था आपका और दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को भी ये दर्शाता है। महत्व और पतन की बात करें तो फिरोजाबाद जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में फला फूला आपका। और फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक सल्तनत जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा और फिरोजाबाद का जो महत्व था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और आपने देखा कि बाद का जो शासक आया था उसने क्या किया था कि आपका फिरोजाबाद और आपका क्या कहते हैं तुगलकाबाद इन सबको मिला के जहाँपनाह नगर की भी स्थापना करने की कोशिश की थी उसने। तो अन्य क्षेत्रों में दिल्ली शासकों ने अन्य क्षेत्रों से अधिक ध्यान दिया गया इस पर और जिसके कारण फिरोजाबाद धीरे धीरे क्या हो गया, वीरान हो गया। ठीक है, क्योंकि बाद की जो शासक आए उन्होंने इतना संरक्षण इसको नहीं दिया जितना कि उस टाइम पे उस राजा द्वारा जिसके द्वारा इसको बनवाया गया था दिया गया। ठीक है,
वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिरोजाबाद का जो अधिकांश भाग है वो आधुनिक दिल्ली के शहरी विस्तार में, मतलब कि अब जो जैसे जैसे दिल्ली शहर का जो विस्तार है वो किया गया, विकसित किया गया, इसको उसमें मिल गया ये हिस्सा। और फिरोज शाह कोटला किला अभी भी क्या है, ऐतिहासिक स्थल के रूप में मौजूद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, ASI के द्वारा संरक्षित है ये क्षेत्र। और इस किले के अवशेष जो है उस समय के शानदार शहर और तुगलक वास्तुकला की भव्यता की याद भी दिलाते हैं। ठीक है, संक्षेप में कहें तो फिरोजाबाद 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित हुआ और सुनियोजित संरचना बनवाई गई। सार्वजनिक कार्यों के लिए जाना जाता था, जिसमें बाजार, नहरें और आपके कुएँ, ठीक है, सब कुछ ही इसमें बनवाया गया था। जिसमें फिरोज शाह कोटला किला प्रमुख है और इसके जो आधुनिक दिल्ली के हिस्से में ये आता है। अवशेष दिल्ली के ऐतिहासिक और वास्तुकला संबंधी विरासत के रूप में, मतलब ऐतिहासिक विरासत के रूप में है, आज भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके लिए ये वीडियोस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑलमोस्ट, ठीक है, फ्री है बिल्कुल, आपकी ज्वाइनिंग भी फ्री है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी तरीके का रिलेटेड इससे क्वेश्चन हो, तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अगर आपको ठीक है, इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो वो भी आपको वहीं मिलेगी। हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं, हमारी जितनी भी वीडियोस या PDF होंगे, वो सब आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।